10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपना 16 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 15 भी हो गया। वो आप लोगों के 15 और 16 आ रहा है आपके 10 तारीख को जो टेस्ट होगा उसके अंदर। ठीक है, सिलेबस आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, 15.1 करनी है, 16.2 और 16.4 के सवाल हल करने हैं। उन्हीं में से आएगा पेपर, 10 नंबर का। 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अब अपन शुरू कर रहे हैं ज्यामिति, और ज्यामिति में आपके सबसे पहले ले रहे हैं प्रश्नावली 12। प्रश्नावली 12 में क्या है पहले तो वो समझेंगे आप लोग। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस प्रश्नावली में है क्या, पूछा क्या गया है। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, व्रत के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। व्रत कहते किसे हैं? ये कोई नियत बिंदु है, यानी स्थिर बिंदु है। इस बिंदु से ये देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से खूब सारे बिंदु हो सकते हैं। इन सब बिंदुओं की एक ही विशेषता है कि इस नियत बिंदु से इन सब बिंदुओं की दूरी समान है। इस नियत बिंदु से सब बिंदुओं की दूरी क्या है, समान है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि व्रत की परिभाषा क्या होगी, तो किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, या अगर आपको बिंदुपथ ध्यान नहीं हो तो किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। अब इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आती हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन मैंने खींची, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं व्रत की त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? व्रत की त्रिज्या। तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि व्रत की त्रिज्या क्या होती है, तो कहने का मतलब क्या, व्रत की परिधि पर अगर कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु को व्रत के केंद्र से मिला दिया जाए, व्रत की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को व्रत के केंद्र से मिला दें, तो इस केंद्र से मिलाने वाली ये जो रेखा होगी, ये व्रत की त्रिज्या कहलाएगी। ये व्रत की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अब इसके बाद में देखिए, इस त्रिज्या का डबल, मान लीजिए ये दो बिंदु हो गए ए और बी, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? ये जो रेखा है ये कहलाएगी जीवा। व्रत की परिधि पर स्थित, ध्यान से समझना आप लोगों को, पहले ये चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप लोग ये प्रश्नावली कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ी कठिन है ये प्रश्नावली। व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। तो जीवा, अब देखिए ये जो भाग है, क्योंकि ये जीवा, इसको बोलेंगे व्यास। तो व्यास की क्या परिभाषा होगी? व्यास यानी व्रत के केंद्र से गुजरने वाली जीवा। व्रत के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्रत का व्यास कहलाती है। व्रत के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्रत का व्यास। अब इसके बाद में व्यास भी हो गया। अब देखो, जैसे मान लीजिए व्यास क्या कर रहा है, व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है। व्यास व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है। आधा भाग ये हो गया, आधा भाग ये हो गया, तो इसको बोलते हैं अर्धव्रत। क्या बोलते हैं इसको? अर्धव्रत या सेमी सर्कल। तो कहने का मतलब व्यास व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है। इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? अर्धव्रत कहा जाता है। फिर इसके बाद में देखिए, अब ये जो व्रत है, इसमें अब एक और व्रत खींच के बताता हूं मैं ये आप लोगों को। इससे अब जैसे ये है, ये दो बिंदु है ए और बी, इसको मिला दिया, तो ये जो आकृति बनी, देखिए नीचे की तरफ ये जो आकृति बनती है, इसको बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं? चाप। एक तो ये हो गई, और एक ये ऊपर की तरफ, इधर मैं पी बिंदु लिख देता हूं, एक ये ऊपर की तरफ हो गई। तो एक तो नीचे की तरफ चाप हुई और एक ऊपर की तरफ चाप हुई। ये जो चाप है ये छोटी है, इसलिए इसको लघु चाप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लघु चाप। और जो ये इधर वाली चाप है, ये क्या है? बड़ी है। इधर वाली चाप क्या है? बड़ी है, इसलिए इसको दीर्घ चाप कहते हैं। अब अगर आपसे कोई, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, कई बार क्या होता है, जैसे ए बी और उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ था, तो ये चाप ए बी हो गया। ये क्या हो गया? चाप ए बी। अब चाप ए बी देखो, ये इधर भी हो सकता है, ये भी ए बी है, लेकिन क्योंकि यहां पर ये ए बी लिया है तो यहां लघु चाप लिया जाएगा, और दूसरा जो दीर्घ चाप होगा उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए पी बी से। चाप ए पी बी। तो चाप ए बी पी, ए पी बी, चाप ए पी बी, ये तो हो गया दीर्घ चाप। और ये जो है
ए बी जो है ये क्या कहलाएगा, लघु चाप। इसके बाद में देखिए अर्धवृत्त हो गया, आपके चाप हो गया, जीवा हो गई, व्यास हो गया। अब इसके बाद में आता है देखो अभियंतर। अभियंतर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभियंतर का मतलब हो गया अंदर की तरफ। कोई आपसे पूछे कि जैसे P Q R S T और ये आपको दे रखा है U V और W, मैंने ये बिंदु लिखे हैं, इनमें से 1 2 3 4 5 बिंदु तो ऐसे हैं जो वृत्त के अंदर स्थित हैं, और U V W यानी 3 बिंदु ऐसे हैं जो वृत्त की परिधि के बाहर स्थित हैं। तो जो बिंदु वृत्त की परिधि के अंदर स्थित है या फिर वृत्त के अंदर वाले भाग को अभियंतर कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, इंटरनल पोर्शन ऑफ ए सर्कल, यानी वृत्त का आंतरिक भाग जो है उसको बोला जाएगा अभियंतर, ठीक है। और जो इसका बाह्य भाग है, वृत्त का जो बाहरी भाग है उसको बोला जाएगा बहिर्भाग। क्या लिखा जाएगा उसको, बहिर्भाग, अभियंतर और बहिर्भाग। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए वृत्त है, इस वृत्त के अभियंतर में कौन कौन से बिंदु स्थित हैं, तो आप लोगों के आ जाएंगे जैसे ये R S T और ये आपके जैसे Q और ये P, ये 5 बिंदु ऐसे हैं जो इसके अभियंतर में स्थित है। और इसके बहिर्भाग में कौन कौन से हैं, U V और W। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई वो आप लोगों को एक बार पढ़ाई करनी है, उनको याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज फर्स्ट बहुत इजी है, उसमें बस यही पूछा गया आप लोगों से, क्या है देखिए, पहला प्रश्न पूछा इसने कि रिक्त स्थान दे रखे हैं, वृत्त का केंद्र वृत्त के कहां पर स्थित होता है, वृत्त का केंद्र कहां होगा, जैसे ये है तो ये क्या कहलाएगा, इसका अभियंतर। इसी तरीके से एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के कहां स्थित होगा, बाहर की तरफ स्थित होगा, यानी बहिर्भाग पर स्थित होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा देखिए ये वाली है, ये वृत्त का व्यास कहलाती है। फिर इसके बाद में एक चाप होता है जब इसके व्यास के सिरे हों, एक चाप अर्धवृत्त होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त। अगर मान लीजिए ये है, जैसे मान लीजिए तो ये व्यास हो गया, तो कहने वाले ये 2 बराबर भागों में बट गया, तो ये क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त कहलाएंगे। फिर एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है वह उसे, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है, तो देखिए आप लोग, जिस तल पर स्थित होता है उसको 2 भागों में, एक तो अंतःभाग और एक होता है बाह्य भाग, बहिर्भाग। तो इस तरीके से फिर इसके बाद में सत्य और असत्य है, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्या है देखिए, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, तो सही है ये, देखो केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। फिर इसके बाद तो ये सत्य हुआ। फिर इसके बाद में एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए, देखो किसी वृत्त को 3 बराबर भागों में बांटेंगे, तो 3 बराबर भागों का मतलब क्या हो गया, जैसे ये हो गया, ये हो गया, 3 बराबर भाग हो गए, तो इनमें से सारे के सारे दीर्घ चाप हो, ऐसा संभव नहीं। फिर इसके बाद में वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी होती है, क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास, तो ये सही है। फिर इसके बाद में वृत्त एक समतलीय आकृति है, हाँ ये भी सही है। फिर इसके बाद में एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हुए एक व्यास कहलाता है। ध्यान से देखिए, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक के स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर, नहीं ये गलत दे रखा है, ठीक है। और फिर वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। वह जीवा जिस पर केंद्र, जीवा देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो जीवा ये हो गई जिस पर केंद्र स्थित हो, इसको क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो कहने का मतलब आप लोगों की इस एक्सरसाइज के अंदर बस यही पूछा गया है
कि क्या है। पहले तो इनकी परिभाषाएं आप लोग आसानी से दे सकते हैं। फिर इसके बाद में अभ्यंतर, बाह्य भाग, त्रिज्या, व्यास, ठीक है ना, अर्धवृत्त, ये सब आप लोगों को जानकारी में होना चाहिए। आप लोगों से जब भी आप लोग सवाल करेंगे तो ये चीजें आपके आएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग इनको पहले पढ़ेंगे। एक एक्सरसाइज मैंने आपकी खत्म कर दी आज, कौन सी, 12.1, उसमें बस यही है। अगली वाली एक्सरसाइज कल की जाएगी, तो इसको आज आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अगली वाली कल बताएंगे। धन्यवाद।